लेट्स बिगिन लाइटरूम क्लासिक। जो बेसिक लाइटरूम है हमारा, लाइटरूम क्लासिक। नॉर्मली जब भी आप पैनल खोलेंगे लाइटरूम में तो इस टाइप से आपको दिखेगा। सबसे पहले लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब इस साइड के पैनल में आपका जो भी फोल्डर्स आप यूज कर रहे हैं वो लाइब्रेरी में काउंट होता है। नॉर्मली आपको कोई भी अगर फोल्डर इंपोर्ट करना है, या तो आप यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। मुझे थोड़ा प्रेफरेंसेस को चेंज कर लेने दो, बेटर रहेगा। तो हमारा जो सेटअप है वो और क्लियर दिखेगा। सो नॉर्मली जब हम लाइटरूम में जाते हैं तो इंपोर्ट का पैनल एक देख सकते हैं, और ये हमारा पूरा पैनल है ऊपर का। फाइल में ओपन अ कैटलॉग। ये आपका जो कलेक्शन सेंटर है ये कैटलॉग होता है। सपोज मैंने, या तो आप यहाँ से इंपोर्ट कीजिए फाइल को, या फिर आप यहाँ से जा सकते हो इंपोर्ट फोटोज एंड वीडियोस, और यहाँ से आप कोई भी ड्राइव सिलेक्ट करो। अब जैसे मैंने एच ड्राइव में कलर ग्रेडिंग क्लास रखा है, ये सिलेक्ट किया मैंने, इंक्लूड सब फोल्डर, तो ये पूरा सब फोल्डर का डिटेल आ जाएगा। या तो मैं इंडिविजुअली सिंगल फोल्डर्स ले सकता हूँ, जैसे अब ये फोल्डर लिया एक और ये फोल्डर लिया। अब आप चेक ऑल करेंगे तो सारे में चेक रहेगा, उसके बाद इंपोर्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका अब इंपोर्ट में आ जाएगा फाइल। ये सारे फाइल्स अब आपके एक फोल्डर, डेडिकेटेड फोल्डर पे आ चुका है। अब जैसे हम फोल्डर्स का पैनल खोलेंगे, देखो एफ ड्राइव से मैंने, एच ड्राइव से मैंने एक फोल्डर लिया है, तो ये एच ड्राइव का एक फोल्डर वो मुझे शो करेगा। री ट्रांसफर से जो भी मैंने फोल्डर लिया 18 फाइल्स है। अब इसको भी हम ऑर्गेनाइज और कर सकते हैं, वो है फिल्टर कलेक्शन फोल्डर्स। फिल्टर कलेक्शन फोल्डर्स में हम क्या करेंगे, कोई भी एक नया कलेक्शन, अब सपोज आपके पास बंच ऑफ इमेजेस है, ग्रुप ऑफ इमेजेस है वर्क करने के लिए। अब जैसे ये एक दो इमेज मेरे सिमिलर टाइप का है, ये मैंने नाम दे दिया क्रिएट अ फोल्डर प्री वेडिंग ग्रीन डे लाइट मैंने। तो अब ये देखो प्री वेडिंग डे लाइट मेरे लिए ये दो फोटोज इसी फोल्डर के अंदर आ चुका है। तो नेक्स्ट टाइम आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, आप फोल्डर बाय फोल्डर डिनोमिनेट कर सकते हो या रेटिंग भी दे सकते हो। एक चीज नोटिस करो, ये फोटो मेरा यहाँ भी है, ये फोटो मेरा कलेक्शन के अंदर भी है। अब इसको अगर मैं क्लिक करूं, यहां अगर मैं रेटिंग के हिसाब से भी दूं तो रेटिंग के अकॉर्डिंग, या कोई नाम दे दूं या कोई मंथ सिलेक्ट करूं उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो हम इस तरीके से अपने फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको 10 बार एक ही फोल्डर के अंदर स्वैप करने की जरूरत नहीं, इधर से उधर फोटोज को। आप अलग अलग फोटोज को लेके इंडिविजुअली बीसीओ फोल्डर्स बनाने की जरूरत नहीं है। सपोज आपका एक गिवन फोल्डर है, ये मेरा गिवन फोल्डर है, ये रिमूव कर देता हूँ। हाँ, अब कोई फोल्डर रिमूव करना, अब ये मेरा गिवन फोल्डर है, अब इसको मैं कर देता हूँ, जैसे ये दो फोटोज है मेरे, एक कलेक्शन में और बना देता हूँ, न्यू कलेक्शन, दोनों सिलेक्टेड है, प्री वेडिंग 1। अब प्री वेडिंग 1 मेरे दो फोल्डर बन गए। प्री वेडिंग 1 में दो फोटोज है, प्री वेडिंग 2 में दो फोटोज है। उसके बाद आप चाहे तो कितना भी सारा फोल्डर। अच्छा, इन फ्यूचर अगर आप इनको रिमूव करते हो, यहां से देखो मैंने रिमूव बटन क्रिएट किया, यहाँ पे यहां मैंने लिया और इसको डिलीट बटन क्लिक किया,
तो it contains to further these folders will remain in the catalog still as reference। तो ये हट जाएगा, आप इसको रेफरेंस पे भी रख सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। ये मैंने माइनस कर दिया, डिलीट। बट मेरे बेसिक कैटलॉग में ये फोटोज अभी भी रखा हुआ है, हटा नहीं है ये फोटोज। तो ये एक बेनिफिट होता है लाइटरूम में। आप अगर मास एडिटिंग कर रहे हो, बहुत सारे फोटोग्राफ्स एडिट कर रहे हो, तो आप इजीली बिना कुछ प्रॉब्लम फेस किए फोल्डर्स डिफाइन कर सकते हो, फोल्डर्स के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो, उसको सेव करके हटा भी सकते हो। बाद में आपको बार बार हर फोटो के लिए सर्च लिस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लाइटरूम बहुत बार मास कलेक्शंस के लिए यूज करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ पार्टिसिपेंट्स को कि वेडिंग के भी स्पेसिफिक ग्रुप्स फोटोज हो, ब्राइडल फोटोज हो, कुछ भी ऐसे फोटोज हो, तो आप उसको भी मुझे भेजो, मेल करो, ताकि मैं मास आपको करेक्शंस भी इसके बारे में बता सकूं, मास कलर ग्रेडिंग्स भी हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बता सकूं। तो सबसे पहले हमने फोल्डर्स का पैनल क्लियर कर लिया। ओपन कैटलॉग, कोई स्पेसिफिक कैटलॉग, जैसे हमने ये कैटलॉग सेगमेंट बनाया है, कैटलॉग को स्पेसिफिक हम ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट फेसबुक पे, हार्ड ड्राइव पे, कहीं पे भी इसको पब्लिश या सेव कर सकते हो। ऑप्शन सारे दिए हो ऑनलाइन सर्विसेज के। उसके बाद इंपोर्ट फ्रॉम अनदर कैटलॉग। अगर मैं इंपोर्ट फ्रॉम अनदर कैटलॉग करूंगा तो कोई और भी हमारे पास अगर कुछ है, अब जैसे मैंने ये ले लिया, यहां से मैंने अब लिए लुक 3 के मेरे इमेजेस है, चूज। अब इस पे कुछ नहीं, क्योंकि मेरा कैटलॉग बना नहीं है। हम जो भी कैटलॉग बना के रखते हैं उससे ये इंपोर्ट हो जाएगा। फिर थ्रेडरिंग क्या होता है? थ्रेडरिंग बेसिकली ये होता है कि हम कैमरा को लाइटरूम और पीसी से या अपने लैपटॉप से, डिवाइस से ऐड करके बिना हमारे फोटो को मेमोरी कार्ड के अंदर डाल के डायरेक्ट जहां भी हम थ्रेडर में, पीसी में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या कहीं पे रख गए, वो फोटो हम जो भी क्लिक करेंगे वो सामने दिखेगा और वहीं से वो आपके डायरेक्ट हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो जाता है। नॉर्मली हम लोग जब कमर्शियल शूट्स करते हैं तो बहुत सारे इस तरीके से बहुत सारे समय वर्क करते हैं, जब हमको इमेज को भी डायरेक्ट देखना रहता है और फोल्डर्स भी ट्रांसफर हो जाता है। थोड़ा ये स्लो काम करता है, हमेशा इतना परफेक्टली काम नहीं करता है। तो ये बेसिक सोर्सेस है जो अपने को जानने के लिए बहुत जरूरी है। बाकी पेज सेटअप, प्रिंटर, क्विक कलेक्शन, जो भी आपने कलेक्शन बनाया है उसको हटाना चाहते हो वो हटा सकते हो आप। अब एक चीज आ जाते हैं हम लोग प्रेफरेंसेस पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेफरेंसेस पे जनरली क्या होता है, आप अपना गिवन लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। प्रीसेट्स पे स्पेसिफिकली कोई कैमरा मॉडल का अगर आपको प्रीसेट बनाना है तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ये है, अभी EOS मेरा अगर मैं EOS R स्पेसिफिकली मैं डालता हूं जैसे 60, ये अब मेरा प्रीसेट बन सकता है कैमरे का। अगर मेरा कोई स्पेसिफिक कैमरा है, अब जैसे मैंने इसको ले लिया, कैमरा मॉडल ले लिया, ये डिफॉल्ट, तो हर बार मेरा जो कैमरा है वो कैमरा को ही वो एसेस करेगा, उसके ही कलर्स को लेने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप फोटोशॉप मतलब एडोबी डिफॉल्ट को प्रीसेट यूज कर सकते हो। आपको बार बार जाके कैमरा सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगल कैमरा यूजर हो तो आप ऑलवेज अपने कैमरा को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे ये इमेज 60 का इमेज था, तो अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, इसको मैं अभी मैं उसके बाद प्रोसेस पे बताऊंगा, तो ये ऑलवेज गिवन, इसमें देखो अब वो उसका सीरियल नंबर भी बता चुका उस स्पेसिफिक कैमरे का। तो कभी भी आप चाहो तो ये देखो, अब ये कैमरा सेटिंग्स पे जाके आप वो कैमरा सेटिंग्स को ही डिफॉल्ट बना सकते हो या गिवन प्रीसेट को भी डिफॉल्ट बना सकते हो। तो ये चीज है, अगर आप ओवरड्राइव हटा दो तो आपका बेसिक एडोबी डिफॉल्ट में ये चले जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका स्पेसिफिक कोई सिंगल कैमरा है, उसको अगर आप डिफॉल्ट बनाना चाहते हो, बार बार जाके आपको कैमरा सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप आराम से उसको डिफॉल्ट सेटिंग बना सकते हो।
फिर एक्सटर्नल एडिटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमको ध्यान रखना है। आप फाइल फॉर्मेट कुछ भी यूज कर सकते हो सेव करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे PSD ले लिया। कलर स्पेस, तो बाय डिफॉल्ट ये कलर स्पेस प्रो फोटो RGB लेता है इस, और 16 बिट्स रिकॉर्डिंग ले रहा है, तो हम 16 बिट की जगह इसको 8 बिट भी कर सकते हैं। चलो 8 बिट कर दिया। अब प्रो फोटो की RGB की जगह या तो आप एडोबी RGB ले लो या sRGB ले लो, क्योंकि प्रो फोटो कलर गार्मेंट बहुत ज्यादा होता है। और कई बार जब हम कल के सेशन में समझेंगे कि आप डायरेक्ट इस फोटो को फोटोशॉप में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो वर्किंग करने के लिए, कई बार उसमें क्या होता है, कलर मिसमैच होता है। प्रो फोटो RGB की जगह वो दूसरा RGB ले लेता है, तो कई बार आप सेव करते तो वो इमेज के कलर्स एक्चुअल नहीं दिखते, तो इसको जनरली हम एडोबी RGB में रख देंगे। तो और रेजोल्यूशन आप चाहे तो उसको 300 कर दो। तो ये बेसिक हम फाइल सेटअप रिक्रिएट कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग, आप DNG बनाना चाहो एक और प्रीव्यू बनाना चाहो एक्सपोर्ट करते समय तो भी काम देगा। और ये है हमारे जितने भी कॉम्पैक्टिबिलिटी रॉ कैमरास, तो जितना पुराना वर्जन में जाओगे उतना ही रॉ कैमरा कम लेगा, मतलब पुराने तक लेगा, पुराने डेट्स या इयर्स तक लेगा। जितने लेटेस्ट वर्जन में रहोगे, अपडेट टाइम टू टाइम कैमरा रॉ का करते रहता है कंपनी एडोबी, उतना ही लेटेस्ट कैमरे को वो सपोर्ट करेगा। तो ये कैमरा रॉ वर्जन जो है ऑलवेज जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है 12.1 एंड लेटर, हमको उसी में सिलेक्ट रखना पड़ेगा, वो दी बेस्ट है। फिर हम आ जाते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस पे क्या होता है, बेसिकली आपको स्क्रीन का कलर ब्लैक चाहिए, एंड मार्क का कलर जो भी चाहिए, फॉन्ट का साइज मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए ऑटोमेटिकली, और डिम लेवल होता है। एक बटन आता है L, उस पे आपको सिर्फ वो इमेज दिखेगा, उस पे आपको ब्लैकआउट करके इमेज दिखाएगा, तो वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से। सेकेंडरी विंडो को जैसे ही मैंने लाइट ग्रे एडजस्ट करूंगा या मीडियम ग्रे एडजस्ट करूंगा तो उस हिसाब से वो ले लेगा। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हमारा सिस्टम इन्फो दे चुका है, देखो यहाँ पे GTX ले रहा है। अगर आपका एक्सटर्नल आपके इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा है तो वो है, और मैं मैक्सिमम लिमिट सेट कर सकता हूँ। 5 GB इसने डेडिकेट लिया है तो हम ले सकते हैं, और कैश लिमिट भी 3 GB, तो हम अपने अकॉर्डिंगली ये लिमिट्स को सेट कर सकते हैं। ये जो भी मेरा अकाउंट है उसके हिसाब से सिंक्ड है ये अगर कोई मुझे प्राइवेटली वर्क करना है नेटवर्क पे, और ये एक गिवन स्क्रीन मॉनिटर, अगर कोई अनदर मॉनिटर यूज करना है तो हम इसको देख सकते हैं सेकेंडरी मॉनिटर्स को वर्क करने के लिए। तो यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। ओके फाइन। तो ये कुछ प्राइमरी फंक्शन है जिसे हमको जान के रखना बहुत जरूरी है। तो चलो अब हम लोग आ जाते हैं, प्रेफरेंसेस हो गया, सिलेक्ट ऑल, ये सब कॉमन्स हैं। अब हम आ जाते हैं, हाँ एक रिक्वेस्ट और है मुझे, किसी के पास अगर एक ही इमेज का 3 शॉट है, एक ओवर, एक अंडर और एक नॉर्मल, तो वो मुझे मेल कर देना। मैं HDR भी इसमें बताना समझा दूंगा आपको। वैसे मैं इमेज खोज रहा हूँ, मिल जाएगा तो मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा। अब चलो करते हैं। इसके बाद जो भी हमको एडिट करना है वो हम आ जाते हैं डेवलपर मोड में। डेवलप करना, जो भी हमको एडिट करना है वो डेवलप मोड में आ जाता है। नॉर्मली राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, मतलब आप इमेज को घुमा सकते हो, जो भी कर सकते हो, जैसा भी स्ट्रेट इमेज देखना है। नॉर्मल इमेज ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, वर्टिकल इमेजेस ऐसे हैं। तो आपके पास पूरा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हो। डेवलपर मोड बेसिकली 2 पैटर्न में वर्क करता है। पहला है लोकल और नॉर्म, दूसरा है ग्लोबल। लोकल मतलब जो एक स्पेसिफिक एरिया पे आपको वर्किंग करना है वो है लोकल। ग्लोबल मतलब एंटायर इमेज पे जो आप वर्किंग करोगे वो हो जाएगा ग्लोबल। तो बेसिकली देखो, अगर ये बटन देख रहे हैं साइड में प्ले टाइप का जो बटन है, दिख रहा है आप लोगों को? ये प्ले बटन जहां मेरा माउस घूम रहा है, यस सर। इसको अगर आप रिवर्स प्ले करोगे
तो एक कॉन्स्टेंटली क्या होगा, लॉक नहीं रहेगा, बार बार आपको यहाँ दबा के लाना पड़ेगा, फिर वो वापस अंदर, जैसे ही आप वॉकिंग करोगे अंदर चले जाएगा। तो नॉर्मली हम इसको रिवर्स रखते हैं तो ये लॉक हो जाता है। आप मूवमेंट भी करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, मूवमेंट मेंटेन रहेगा आपका। तो अगर आपको वर्क करना है तो यहाँ से इसको लॉक कर देना, और ये पैनल को एक्सटेंड करने के लिए थोड़ा सा बड़ा, ये देखो, अगर आपको इमेज का एरिया ज्यादा चाहिए या पैनल का एरिया ज्यादा चाहिए तो आप इजीली इसको एक्सटेंड करके पैनल का एरिया बढ़ा सकते हैं। ये लास्ट लिमिट है इसका। ये डिपेंड करता है आपके मॉनिटर साइज के और आपके विजिबिलिटी के ऊपर कि आप कितना इसको देख रहे हो और कितना आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। ओके फाइन। सो अब ये जो ऊपर आता है हमारा, ये है हमारा हिस्टोग्राम, जो हमारा पूरा डिटेल दे देगा हमारे फोटोज का। सो एज आप नीचे क्लिक करोगे तो आप डिटेल देख पा रहे हो, जिस डिटेल में फोटोज क्लिक हुए हैं। यस सर। ISO 400 100 mm का लेंस यूज हुआ है, f2.8, शटर स्पीड 1/800 ऑफ अ सेकेंड। तो जो सबसे पहला और सबसे इजी एडिटिंग पार्ट है, अगर आपको लगता है कि कोई इमेज मुझे जस्ट करना है एकदम, तो ये सीधा सीधा हिस्टोग्राम्स के लेवल्स के साथ प्ले कर सकते हो। आप जितना मूवमेंट करोगे ये व्हाइट्स की तरफ जाएगा, और ये जितना मूवमेंट करोगे, जैसे हमारा लेवल एडजस्टमेंट कर्व है ना, ये इस तरीके से। अभी अगर क्लिपर को ऑन कर लोगे तो कहाँ कहाँ हाईलाइट बैंडिंग हो रहा है वो रेड पे शो करेगा, और कहाँ कहाँ शैडोज बैंडिंग हो रहा है वो ब्लू पे शो करेगा। दिख रहा है डिफरेंस? मतलब यहाँ शैडोज क्लिप हो रहे हैं, वहां व्हाइट्स क्लिप हो रहे हैं, मतलब हाईलाइट हो रहे हैं और बहुत ज्यादा डार्क हो रहे हैं। विजिबिलिटी इमेज की खत्म हो रही है, डिटेल्स खत्म हो जा रही है। दिख रहा है दोनों के बैंडिंग में, ब्लू इज फॉर ब्लैक, रेड इज फॉर व्हाइट। क्लियर हुआ? दिख रहा है दोनों? यस सर। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो। कभी भी आप कोई भी इमेज एडिट करते हो तो एक बार जरूर बैंडिंग क्लिक कर लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कहीं आपने बहुत ज्यादा अंडर एक्सपोज तो नहीं करवा दिया इमेज को, और कहीं बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज तो नहीं करवा दिया इमेज को। तो एक ग्लोबल एडजस्टमेंट के लिए हम ऑलवेज इसको यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट हम यहीं से वर्क कर सकते हैं एक ग्लोबल एडजस्टमेंट करने के लिए, इस पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो अभी देखो आप में, मैं दोनों बैंडिंग ऑन रखा हूं, दोनों में कोई शो नहीं कर रहा, मतलब एक प्रॉपर एक्सपोजर क्रिएट हो गया। अब जैसे ही मैं सेकंड बैंडिंग को ऑन कर लेता हूं, हाँ, तो देखो ब्लैक पॉइंट, हाईलाइट पॉइंट्स मेरे ओके हैं, ब्लैक पॉइंट्स मेरे इशू है। सो इस तरीके से हम एक ग्लोबल एडजस्टमेंट एनी टाइम कर सकते हैं। इसको ब्रिंग बैक करने के लिए आप रीसेट दबाओ, ये वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा लोकल एडजस्टमेंट समझ लेते हैं। लोकल एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ। सबसे पहले तो ये क्रॉप ऑप्शन है। क्रॉप ऑप्शन आपको दिख रहा है, स्क्वायर ग्रिड बॉक्स दिख रहा है ना आपको, स्क्वायर ग्रिड बॉक्स दिख रहा है जिसमें 1 2 3 4 9 ग्रिड्स हमको दिख रहे हैं। ये हम बेसिकली कंपोजिशन समझने के लिए कर सकते हैं। अब इस पे ओ दबाते जाओगे ना तो अलग अलग रूल्स ऑफ कंपोजिशन आपको बताते जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आपका कंपोजिंग चेक कर सकते हो। सी गोल्डन स्पाइरल, एलिमिनेटिंग साइड्स आ गया, ये स्मॉलर ग्रिड आ गया, ये रूल ऑफ थर्ड का ग्रिड आ गया, ये अपना हेक्सागोनल ग्रिड आ गया। तो इस तरीके से भी हम अपने कंपोजिशन को चेक कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से अपने कंपोजिशन को करेक्ट करना है। ओ दबाना पड़ेगा क्रॉप सिलेक्ट करने के बाद, ओ। दूसरा चीज इसमें है कि एक्सपेक्टेड रेशियो। एक्सपेक्टेड रेशियो में सपोज आपको लगता है कि ये वाला लाइन जो है मेरा इमेज, अब ये तो सीधा इमेज है, मैं इसको नहीं लेता हूं,
थोड़ा सा कोई ट्विस्टेड इमेज लेता हूँ जिसमें थोड़ा सा होराइजन का इश्यू हो सकता है। चलिए इस इमेज को लेते हैं, ठीक है। अब इस इमेज को अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेट जाना चाहिए तो आप एंगल ऑफ होराइजन लोगे ना, ये एंगल ऑफ होराइजन जैसे क्लिक करोगे ये एंगल ऑफ होराइजन ऐसे रेडी होगा। अब आपको इसका अलाइनमेंट अगर आपको चाहिए कि इस तरीके से चाहिए, नीचे है थोड़ा इमेज टेढ़ा है, तो बाय डिफॉल्ट ही वो आपको सेटिंग दे देगा। अब जैसे मैंने सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेशियो को ऑन रखा। आप दो तरीके से एक्सपेक्टेड रेशियो को भी वर्क कर सकते हो। इसको लॉक को क्लिक करोगे तो ये इंडिविजुअली पोर्शन बाय पोर्शन लेगा। लॉक को क्लिक ऑन रखोगे तो ये बस एरियाज लेगा, एकदम लॉक्ड एरिया लेगा। अब ये एंगल पे आप वर्क करोगे, सपोज आपको चाहिए कि ये इमेज थोड़ा सा ऐसे सीधा होना चाहिए होराइजन लाइन के अकॉर्डिंग, तो देख रहे हो आप लाइन अपने आप एडजस्ट हो रहा है, आपको बार बार क्रॉप को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये देखो, अगर मुझे लगता है फिर से होराइजन लाइन को लो, अब ये लगता है कि मुझे यही होराइजन लाइन चाहिए, देखो एक पैरेलल दिख रहा है। अब आपको चाहिए होराइजन लाइन मेरा ये जगह से ये ऐसे ट्रिप होना चाहिए, तो ये या तो ये अप होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करके सीधा लाइन को पुल कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये देखो, तो इस तरीके से हम होराइजन लाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्रॉप फैक्टर में क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे पास क्रॉप एंड स्ट्रेटनिंग में? यस सर। इसके बाद हम ऑप्शन में आ जाते हैं। ये है हमारा स्पॉट रिमूवल टूल। स्पॉट रिमूवल टूल बेसिकली अगर लाइटरूम में ही आप टोटली एडिट करना चाहते हो तो आपको स्पॉट रिमूवल टूल दो तीन तरीके से मदद करेगा। एक तो कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को हटाने में मदद करेगा, और दूसरा कई बार कुछ ब्लेमिशेस है उसको भी हटाने के लिए आपको हेल्प आउट करेगा। हम दोनों चीज को देख लेते हैं। तो अब जैसे ये वायर मेरे लिए एक बहुत बड़ा, इसमें साइज होता है साइज ऑफ ब्रश, ठीक है। फेदर होता है, देखो ये मेरे को ब्रश, ये ब्रश दिख रहा है आपको सेंटर में, let me take it down. अब दिख रहा है क्लियरली ब्रश है? यस सर। तो ये जो साइज होता है इस पे दो चीज दिया हुआ, देखो एक क्लोनिंग का दिया हुआ है, एक हीलिंग का दिया हुआ है। हीलिंग मतलब वो जगह को हील करेगा, क्लोनिंग मतलब जो जगह से आप लोगे वो वहां से उसको क्लोन करेगा। सो हीलिंग में ये देखो, ये जो बाहर का टॉप मोस्ट एरिया है ये सिर्फ साइज ऑफ ब्रश को डिफाइन करने के लिए। अब ये अंदर का एरिया जो है ये पॉइंट ऑफ फेदर, कितना पॉइंट फेदर आपको चाहिए इमेज आपके ब्रश पे, ये इसके लिए होता है। और ओपेसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ द ब्रश, कितना आपका ब्रश का डेंसिटी आपको चाहिए, मतलब प्रेशर चाहिए। तो ये अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। अब क्लोनिंग पे सबसे पहले आते हैं। अब ये देखो, ये नियर बाय एरिया को क्लोन करने की कोशिश कर रहा है। यही अगर हम हीलिंग पे आ जाते हैं तो ये इस तरीके से, चलो एक वायर्ड सैंपल लेता हूँ, क्लियर सैंपल तो इजी पड़ेगा। चलिए, तो अब मैंने ब्रश साइज छोटा कर दिया, बहुत छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा ले सकते हैं। अब ये एरिया को मैं क्लोन हील करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो मैंने ड्रैग कर दिया लाइन।
अभी आपको पॉइंट ऑफ हील दे दिया कि कहां से ये हील हो रहा है। आप चाहे तो इसको खिसका सकते हो, चाहे तो उस पार ले जा सकते हो, चाहे तो इस तरफ ला सकते हो। इस तरीके से आप अपना हील का जोन, या तो क्लोनिंग का कहां से क्लोन कर रहा है ये, इसका भी जोन डिसाइड कर सकते हो। हीलिंग करेगा, मर्ज करने की कोशिश करेगा, क्लोन एग्जैक्टली उसका डुप्लीकेट कॉपी निकालने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया नेक्स्ट एरिया। अब मैंने अपने नेक्स्ट एरिया पे आ जाता हूँ। अब आप नॉर्मली क्लिक रखो बटन को, तो देखिए वायर्स लगभग लगभग सारे क्लो हील्ड अप हो गए हैं। फिर से एक बार एरिया पे आ जाते हैं। देखो अभी मैंने प्रॉपरली ब्रश लिया नहीं, अब मुझे सिर्फ ब्रश को लेना है। क्लोन करके देखो, देखो अब डिफरेंस समझ में आया। क्लोन में वो एग्जैक्टली ट्रू कॉपी लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर ओपेसिटी कम करता हूं, ये ओपेसिटी के लिए हो गया, और फेदर्स अगर बढ़ा रहा हो तो सॉफ्टनेस बढ़ रहा है, और आप फेदर्स कम कर दो तो वो एग्जैक्टली उतने हार्डनेस पे क्लोन करने की कोशिश करेगा। Let's come again to the heel portion. प्रॉपर हीलिंग कर लेते हैं, बेसिक हीलिंग। तो नॉर्मली जब हम लाइट रूम में हील्स करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, एक बार में लॉन्ग से लेने का, कि ये पोर्शंस देने की देता नहीं है, वो एक इशू है इसमें लाइट रूम में। ये पोर्शन में वर्क करने में बहुत इशू करता है। जैसे ये पोर्शन आप डिलीट भी कर सकते हो, इसको हम दोबारा वर्किंग कर सकते हैं। तो एक बड़ा पोर्शन पे हम वर्क करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी पड़ेगा।
डन क्लिक करना। तो देखा कैसे हम लाइट रूम में वर्क कर सकते हैं हीलिंग्स के लिए। देखा अभी लाइंस थोड़ा सा मिस आउट हुआ। देखा आप लोगों को कैसे हम हील कर सकते हैं। आप किसी भी गिवन पॉइंट पे वो एरिया को आप डिलीट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं वो पॉइंट को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम इसे स्किन रिटचिंग कैसे कर सकते हैं। चलो मैं एक इंपोर्ट करता हूं इमेज, लाइब्रेरी में जाता हूं। तो चलिए ये हमारा एक इंपोर्ट फाइल आ गया। डेवलप मोड में आ जाते हैं हम लोग और अब हीलिंग करते हैं। आप आराम से अगर लाइट रूम में वर्क कर रहे हो तो बेसिक हीलिंग आराम से कर सकते हो। ये सैंपल्स देते जाएगा, आपको बस देखना है कि ये सैंपल मैच हो रहा है कि नहीं आपके लिए। सर इसमें भी आप टैबलेट यूज कर रहे हैं? आप टैबलेट भी यूज कर सकते हो, माउस भी यूज कर सकते हो। अब मेरे को क्या हैबिट हो चुका है टैबलेट का, तो आप चाहो तो माउस यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये माउस से भी इजीली क्लिक होगा, ये देखो दिख रहा है, क्योंकि ये क्लिक बेस है और मूवमेंट बेस है। इसमें प्रेशर का कोई रोल नहीं है टैबलेट में? नहीं, इसमें प्रेशर का कोई रोल नहीं है। ये सैम्पलिंग के ऊपर वर्क कर रहा है। ये देखो अब सैम्पलिंग चेंज किया तो देख रहे हो सैंपल चेंज हो रहा है। हाँ दिख रहा है। यस सर। ये सैम्पलिंग बेस्ड है, ये हमारे प्रेशर बेस पे उतना इश्यू नहीं है इसमें। तो सैम्पलिंग ऑड ले लिया तो हमको नियर बाय सैंपल लेके आना पड़ेगा इसमें। थोड़ा सा जो हॉट स्पॉट्स है उस पर भी देखते हैं कि कितने हॉट स्पॉट में वर्क बिल्कुल करता है ये। माइनर अगर आपको हीलिंग पैचिंग करना है तो बहुत अच्छा है ये। मेजर आपको नहीं हो सकता क्योंकि ये एरिया सैंपलिंग के लिए अगर ये सैंपल्ड है इसके अंदर दोबारा ये वर्किंग करने नहीं देता, ये एक इशू है।
डन क्लिक करो, चलो डन, फिट टू स्क्रीन। चलो ये पावर का पोर्शन को भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ, देखो यहाँ पे साइकिल बिफोर आफ्टर, ये आपका दोनों बिफोर एंड आफ्टर दोनों इमेज साइड बाय साइड दिखा देगा। दिख रहा है हीलिंग जो हुआ है हमारे इसमें, विजिबल है? यस सर। ये दिख रहा है ना इधर का जो भी हमने हीलिंग किया थोड़ा बहुत। तो बेसिक हीलिंग आप इजीली इसके साथ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। और देखो बिफोर आफ्टर देखने का आपके पास 2-3 इसमें ऑप्शन है। एक तो साइड बाय साइड सैंपलिंग देगा, एक ऐसा देगा, एक अप डाउन देगा, एक ऐसा देगा और एक रेगुलर देगा। और ये जो एरिया है ये सिंपल सिंगल जो वर्किंग है उसके व्यू के लिए। हीलिंग क्लियर हुआ आप लोगों को? अब जैसे ये एरिया है इसको भी आप हील कर सकते हो, कोई भी अनवांटेड एरिया है आप उसको इजीली हील कर सकते हो हीलिंग से या क्लोन से। और इसमें यही है, आपको अपना पाथ बनाना पड़ेगा। जब भी आप हील करोगे पाथ मैच करोगे तो ये बहुत इफेक्टिवली बहुत अच्छी तरह काम कर लेता है। बट बहुत मेजर जोन में जैसा फोटोशॉप पे हम करते हैं वैसा नहीं करेगा वो। तो लेट्स रीसेट द इमेज एंड कम बैक। वापस आ जाते हैं हमारे पुराने इमेज पे। लाइब्रेरी में हमेशा जाएंगे तभी हमारा। तो चलिए, क्लोन क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। क्लियर। चलिए ये आ जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये रेड आई रिडक्शन के लिए है। आंख में कोई भी रेड आई आ जाता है खासकर वेडिंग फोटोज पे, इसीलिए मैं बोला रात मेरे को भेजेंगे फोटो 10 से तो मेरे लिए पॉसिबल होगा दिखाना। तो ये रेड आई रिडक्शन के लिए है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट फिल्टर। ग्रेजुएट फिल्टर क्या होता है? बेसिकली ये फिल्टर स्ट्रेट लाइंस पे वर्क करता है। इस पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कई बार आप जब फर्स्ट टाइम यूज करोगे ना तो जो भी सेटिंग्स करे, सपोज ये सेटिंग्स मैंने कर दिया, इसको वापस जाने के लिए डबल क्लिक करोगे तो ये बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। बैक टू नॉर्मल हो जाएगा ये। अब ये किस काम आता है वो भी समझा देता। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपका प्री लेड है। आप याद, कस्टम मतलब वो कस्टम ही सेट रहेगा, मतलब जब भी आप खोलोगे वो न्यूट्रल में सेट रहेगा। ये टेम्परेचर बेस्ड, टेम्परेचर खिसक के आप जब भी खोलोगे तो इस तरीके से प्लस टेम्परेचर दिखाएगा, ये माइनस टिल्ट दिखाएगा, प्लस कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा। अब देखो कस्टम का ऑप्शन मेरा हट चुका है, दिख रहा है ना? वो जो कस्टम लिखा हुआ था वो हट चुका है। कलर्स इस तरीके से। अब रिस्टोर टू डिफॉल्ट हम जैसे ही करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर टू डिफॉल्ट हो जाएगा और ये आपका बेसिकली कस्टम पे आ जाएगा। अब ये हर बार कलर्स पे लेने की कोशिश करेगा, तो ये अगर आपको कभी भी इसको चाहिए कस्टम में ही रहे तो आप इसको डबल क्लिक करना, ये बैक टू स्क्वायर हो जाएगा। इस पे कोई भी जो भी आपने टेम्परेचर वेम्परेचर जो भी पहले से डाला है वो डिफॉल्ट पे नहीं रहेगा, ये रहेगा। अब ग्रेजुएट फिल्टर करता क्या है? ग्रेजुएट फिल्टर करता क्या है जनरली? ये एरिया ऑफ डेफिनेशन, देखो ये जो एरिया है, अब इस पे भी आपके पास ऑप्शन है। ये आ गया हमारा लोकल गिवन एरिया पे कॉन्ट्रास्ट जो वर्क कर रहा है। ये अब देखो टेम्परेचर चेंज करना है अगर आपको, ये टेम्परेचर के लिए है
अब इस पे एक चीज समझो, ये 3 लाइन है। फर्स्ट लाइन है मेजर लाइन, सेकेंड है एंड पॉइंट लाइन और लास्ट है एक्सटेंशन लाइन। ये 3 आपको, 2 आपको गैप दिख रहा है ना, ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको। पॉइंट 1 ये दोनों लाइन के बीच, पॉइंट 2 ये दोनों लाइन के बीच, दोनों क्लियर है ना। यस सर। तो अब जो वर्क होगा देखो, अब अगर मैं इस पे एक्सपोजर डार्क आउट करता हूं तो ये पॉइंट 1 से नियर बाई 30%। अब जैसे जैसे मैं इसको ऊपर करूंगा ये शिफ्ट स्लोली स्लोली करते रहेगा, ये ग्रेजुअली आपका फिल्ट्रेशन को चेक करेगा। ये टचिंग पॉइंट मतलब उससे नीचे 50% एरिया को वो कवरेज देगा। अब जैसे जैसे दोगे ये 50% ऊपर जाते जाएगा ये। तो ऑलवेज जब भी ग्रेजुएट फिल्टर यूज करना, कोशिश करना आपके मेन सब्जेक्ट के हाफ पे वो रहे, ऐसे हाफ नहीं, ये सब्जेक्ट के। इस पे हम जो जो एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ग्रेजुएट फिल्टर पे आप 2-3 एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। सबसे पहले तो कलर टेम्परेचर इजीली चेंज कर सकते हैं। अब ये देखो 50%, अब जैसे इसको और आपको लाना है, ये देखो आया। अब ये स्किन पे इन्फ्लुएंस करना शुरू करेगा। दूसरा आप एक्सपोजर चेक कर सकते हो, चेंज, टिंट चेंज कर सकते हो। ये कंट्रास्ट लेवल चेंज करने के लिए है। ये हाइलाइट्स और शैडोज पे वर्क करने के लिए, हाइलाइट्स पे वर्क करने के लिए ये पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में भी आऊंगा। ये शैडोज पे वर्क करने के लिए, व्हाइट्स पे वर्क करने के लिए, ये ब्लैक्स पे वर्क करने के लिए है। अब ब्लैक्स, ये टेक्सचर बोल के एक सेगमेंट आया जिसपे कोई भी गिवन चीज का वो टेक्सचर एनहांस करने की कोशिश करेगा। चलो इसका एक सैंपल देख लेते हैं। ये मैंने ले लिया यहाँ से यहाँ तक। अब देखो टेम्परेचर में बार बार आ रहा है ना, मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया था। इसको रीसेट करना है तो डबल क्लिक करना है, ये कस्टम में आ जाएगा, बैक टू डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इतने एरिया में अगर मैं अब ये लेता हूं, अब मुझे टेक्सचर एनहांस करना है, ये मेरा सिलेक्टेड एरिया है। तो अब टेक्सचर क्या होता है, एनहांसमेंट ऑफ टेक्सचर दे रहा है, दिख रहा है टेक्सचर एनहांस हुआ। शार्पनेस हमेशा सिर्फ उसको शार्प करेगा, टेक्सचर उसके मिड टोन, हाइलाइट्स और कंट्रास्ट से खेलेगा और आपको डेप्थ देने की कोशिश करेगा। वही क्लियरिटी क्या करता है, क्लियरिटी ऑलवेज ब्लैक्स को इंक्रीज करता है, ब्लैक्स को इंक्रीज करता है और व्हाइट्स को इंक्रीज करता है। टेक्सचर्स ऑलवेज मिड लेवल, जैसे लेयर्स हम वर्क करते हैं ना, लेयर्स बोलो लेवल्स, तो ये मिड टोन, हाईलाइट और शैडोज पे वर्क करेगा और क्लियरिटी जो है वो ब्लैक्स और व्हाइट्स पे वर्क करेगा। डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। ये टेक्सचर्स है, ये क्लियरिटी है। अब ये जोन थोड़ा पुल करो, देख के पुल करना, बहुत ज्यादा करोगे तो हाथ वाथ में भी हो जाएगा। अब ये देखो दिख रहा है डिफरेंस टेक्सचर पुल करने से और ग्रेजुएट फिल्टर किस तरीके से काम करता है। अब इस पे एक ऑप्शन और है, ये अभी आ गया हम डीहेज पे। डीहेज पे क्या होता है, कलर का सैचुरेशन बढ़ाने की कोशिश करता है। नॉर्मल सैचुरेशन इस तरीके से बढ़ता है, डीएस ब्लैक्स और सब में सैचुरेशन इंक्रीज और डिक्रीज करने की कोशिश करता है ब्लैक के पॉइंट से। चलो रीसेट एक बार कर देता हूं इमेज को।
ये टेक्सचर एनहांस कर लेते हैं। चलो ये शार्पनेस के लिए। अब ये कलर्स, अगर मैं कलर देता हूं तो ये वो कलर का फ्रिंजिंग देने की कोशिश करेगा वहां पे, जो भी मैं कलर दूंगा। ये देखो दिख रहा है आपको, कलर को अवॉइड करना, सीधा व्हाइट पुल कर देना, ये क्रॉस मार्क आ जाएगा यहाँ पे, मतलब अब वो कलर का इन्फ्लुएंस वहां नहीं देगा। कई बार कैसे आपको ये स्काई को सपोज ग्रेजुएट करना है, अब आप चाहते हो कि ये ब्लू नहीं चाहिए मुझे क्योंकि रेगुलर ग्रेजुएशन है, आप इजीली कलर ग्रेजुएट दे सकते हो यहाँ से अपने चॉइस के कलर के लिए। लो आया समझ में? मगर इस पे एक चीज रखिएगा, वो पूरे लेंथ पे जहां तक उसका लाइंस जा रहा है वो उतने ही लेंथ पे वर्क करेगा, वो अपने स्पेसिफिक चॉइस पे वर्क नहीं करेगा। क्लियर हुआ ग्रेजुएट फिल्टर? ग्रेजुएट फिल्टर क्लियर हुआ? सर बोलिए, इको कर रहा है आपका आवाज। माइक को एक बार दोबारा ये कर लीजिए, या स्पीकर में हो गया आप शायद। बोलिए। हाँ सर। हाँ हाँ, ये जो ग्रेजुएट फिल्टर है इसमें मास्क कैसे दिखता है, मतलब ये कहाँ कहाँ इफेक्ट दे रहा है, ये कैसे दिखता है? ये बेसिकली देखो ना 50% का थ्रो है, ये देखो मास्किंग नहीं करेगा ये मास्क अगर आप कलर मास्क ऑन कर दोगे सपोज, ये देखो ये आपका रेंज ऑफ मास्क है, ये देखो ये दिख रहा है। ये सिर्फ अमाउंट डिसाइड करेगा कितने अमाउंट तक आप ग्रेजुएट फिल्टर देना चाह रहे हो। लुमिनेंस पे क्लिक करोगे, ये लुमिनेंस पे वर्क करेगा, मतलब व्हाइट एंड ब्लैक्स पे काम करेगा। मैं इसी के बाद आ रहा था, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूँ। बेसिकली यहाँ तक तो ग्रेजुएट वर्क कैसे करता है क्लियर हो गया ना आप लोगों को? हाँ हाँ हाँ, अब देखो ये हो गया ग्रेजुएट फिल्टर। अब ये कलर्स, अब ये कलर्स का अमाउंट और डेप्थ हमको कैसे चेंज करना, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दिख रहा है? ये स्पेसिफिक मास्क नहीं बताएगा, ये एक इशू है क्योंकि ये सिर्फ कलर रेंजिंग पे वर्क करेगा। अब ये चेंज फोटोशॉप ने क्यों दिया है मुझे नहीं मालूम, पुराने वर्जन्स पे ये नहीं था। अब ये देखो ये रेंज पे क्लियर कर रहा है। अब ये देख रहे हो, लुमिनेंस मास्क जब भी क्लिक करोगे तो ये मास्क को दिखाएगा आपको कि कितने मास्क पे वर्क कर रहा है। दिख रहा है? बट ये इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। दिख रहा है? मास्क दिख रहा है अपने को, कौन से एरिया पे इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको मैं टर्न करूंगा अभी इसको। अब ये रेंज, जितना आप जोन कम ज्यादा करोगे ये रेंज को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करेगा। और ये स्मूथनेस, मतलब ब्लेंड करने की कोशिश करेगा। ये लुमिनेंस बेस है, ये लुमिनेंस बेस पे है। अब इसको अगर आप व्हाइट कर दोगे, सपोज आपने व्हाइट सिलेक्ट कर दिया, क्रॉस सिलेक्ट किया, अब ये लुमिनेंस बेस पे क्या करेगा, सिर्फ जो गिवन एरिया का टेम्परेचर हमने यहाँ पे चेंज किया था, दिख रहा है, या मैंने एक्सपोजर भी यहाँ चेंज कर दिया सपोज। अब ये लुमिनेंस का अगर मैं रेंज चेक करूंगा तो ये देखो चेंज हो रहा। अब इस पे हमको समझना है दो चीज, ये व्हाइट्स का एरिया है, ये ब्लैक्स का एरिया है, मिड टोन का एरिया। तो व्हाइट्स के एरिया को अगर मैं लुमिनेंस रेंज चेंज करूंगा तो ब्राइटनेस इंक्रीज होगा, ब्लैक्स के इंक्रीज करूंगा तो भी ये, तो आप अपने रेंज को एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको लुमिनेंस से। अब ये आपको रेंज बता दिया सिर्फ, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं इसको क्लिक करके कि इतने ही गिवन एरिया में चेंजेस आ रहा है। अब इंक्रीज मैंने डिक्रीज कर दिया स्मूथनेस, तो ये आपको एक रेफरल दे रहा है सिर्फ।
स्मूथनेस इंक्रीज करने नहीं तो बैंडिंग हो रही है। देखो अब ये स्मूथनेस इंक्रीज कर दिया तो ये बैंडिंग खत्म हो रहा है क्योंकि एरिया क्लिपिंग कर रहा है। अब आ जाते हैं हम कलर बेस पे। डेप्थ बेस पे ये नॉर्मली रेंज इसलिए नहीं करता कि अभी हमारे पास कुछ है नहीं डेप्थ दिखाने के लिए, और ऑफ रखोगे तो ये रेंज मास्क अपने आप ऑफ रखेगा। ये अब ये कलर बेस पे जो भी कलर आप लिए, सपोज ये अब ये कलर्स के रेंज को चेंज करेगा। हाइड एंड रिवील जो नहीं होता वो करेगा। क्लियर हुआ यहां तक? कभी भी इन्वर्ट बैक करना तो क्लियर। हाँ बोलिए सर, कलर वाला फिर से बताइए। ये कलर हो गया। पहले आप ग्रेजुएट मार्क सपोज में यहाँ पे स्काई पे ले लिया, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो भी आप कलर डिफाइन करोगे, दिख रहा है? अब यहां मास्क, अब इसको या तो आप एक्सपोजर से कम ज्यादा करो, ठीक है, या हाईलाइट से। हाँ बोलो सर, ये क्लियर था, वो लुमिनेंस के ऊपर वाला कलर। लुमिनेंस के ऊपर, अभी उसी के ऊपर आ रहा हूं। ये कलर, ठीक है। अब या तो ये जो सिलेक्टेड कलर है उस पे वर्क करेगा। समझ गए बात को? हमने जो यहाँ कलर डिप्यूट किया है, अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो यहां से जो हमने एडजस्टमेंट किया है ये उस पे वर्क करेगा। अब ये अमाउंट जो होगा हमारा, ये अमाउंट इंक्रीज, और अब ये देखो ये यहाँ पे वर्क करेगा सिर्फ इधर। अब ये जो डिप्यूटेड कलर हमने यहाँ पे दिया है, अब ये कलर के रेंज पे वर्क करेगा। ये कलर के रेंज पे ये व्हाइट्स की तरफ जाएगा, ये डार्क्स की तरफ आएगा। हल्का सा चेंज मिलेगा आपको, ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा। लुमिनेंस में आओगे ना तो ओवरऑल डेप्थ पे वर्क करेगा। ये स्मूथनेस हो गया हमारा, स्मूथनेस ऑफ द लुमिनेंस, और ये रेंज हो गया। ये जितना आप रेंज माइनस करोगे ये व्हाइट्स की तरफ जाएगा, और ये डार्क्स को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब ये देखो, अब ये जैसे इस पॉइंट से हट गया, ये व्हाइट की तरफ आ गया, तो ये अब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको डार्कनेस थोड़ा सा और इंक्रीज करना है और व्हाइटनेस बढ़ाना, तो ये लुमिनेंस हो गया। अब रेंज मतलब, स्मूथनेस मतलब ब्लेंडिंग करना, कितना आपको ब्लेंड देना है इमेज के ऊपर। देखो ये ब्लेंड मिस कर रहा है, क्लिपिंग क्रिएट कर रहा है, और ये ब्लेंड कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है रेंज। ये हमारा मास्क हो गया, ये स्मूथनेस दिख रहा है हमको। ठीक है, ये स्मूथनेस दिख रहा है हमारे मास्क का। अब देखो ये मैंने एडजस्टमेंट किया, ये 0 पे होने से अब बैंडिंग कर रहा है, क्योंकि उसी पॉइंट का हाइलाइट्स और एरियाज एक्सपोजर का उसने कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे। ठीक है, ये देखो लुमिनेंस, व्हाइट्स एंड डार्क्स, और ये एरिया। अब ये एरिया से ऊपर जाऊंगा तो ये चेंजेस आना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। अब ये अगर मैं इंक्रीज करता हूँ व्हाइट, ये देखो रेंज ऑफ एरिया उसने बढ़ा दिया है। यहाँ उसने फिर से न्यूट्रल रहा है, ये बेसिकली ब्रेक कर रहे हैं एरिया को, क्लिप कर रहे हैं लुमिनेंस को।
ठीक है, लुमिनेंस किस पे वर्क कर रहा है? सिर्फ व्हाइट्स और ब्लैक्स पे, मिड टोन्स व्हाइट्स और ब्लैक्स पे कर रहा है। तो वो उस तरीके से जितना आप स्मूथनेस इधर दोगे, ये व्हाइट्स को बैलेंस आउट करेगा, ये ब्लैक्स को बैलेंस आउट करेगा। अब ये ब्लैक्स डार्क सर्कल्स को पुलिंग कर रहा है, देख लो, सिर्फ ब्लैक्स को पुल करने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है? अब ये न्यूट्रलाइज करके व्हाइट कर दिया। तो ये क्या होता है? क्लिपिंग आ रहा है। जो ओवर हाईलाइटेड एरिया है उसको अगर वो डीप करने की कोशिश कर रहा है तो क्या कर रहा है? क्लिप क्रिएट कर रहा है, दिख रहा है? दिखा यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया में। चलो स्मूथनेस बढ़ा देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, एक्सपोजर हमने डाउन कर दिया। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। हाँ, अब लुमिनेंस मास्क लेते हैं। अभी ल्यूमिनेंस मास्क में देखो कुछ भी नहीं है, बस जो कलर ग्रेडिंग हमने अगर रेड देना चाहा, मतलब वो मास्क बता रहा है, रेड से हमको मास्क को डिप्यूट कर रहा है, दिख रहा है ना, जो रेड मास्क रहता है हमारा। ठीक है, अब फेस के एरिया पे लुमिनेंस मतलब हमारा व्हाइट, मिड टोन, हाइलाइट्स और शैडोज। अब यहां से अगर मैं लुमिनेंस चेंज करूंगा तो ये ब्लैक एरिया को क्लिप करने की कोशिश करेगा। अब जैसे जैसे मैं नीचे जाते जाऊंगा ये क्या करेगा? जो मेरा ब्लैक पॉइंट है, ये हाईलाइट को इसने कवर किया, ब्लैक्स को रिड्यूस किया इसने, दिख रहा है? ब्लैक्स को हटाया इमेज ने। ये नॉर्मली मैंने अंडर एक्सपोज किया, लुमिनेंस जब से गया तो ये अब ब्लैक्स को रिड्यूस कर रहा है। इसको चेंज करूंगा तो ये व्हाइट्स को अप करने की कोशिश करेगा। अब डिफरेंस समझ में आया? अब डिफरेंस समझ में आया दोनों एंड्स के लुमिनेंस का? एक व्हाइट पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए, एक ब्लैक पॉइंट मतलब एक हाइलाइट्स को एडजस्ट करने के लिए, एक शैडोज को एडजस्ट करने के लिए। स्मूथनेस क्या करेगा? अगर मेरा स्मूथनेस 0 हुआ तो ये क्लिपिंग क्रिएट करेगा, अब उसको इंक्रीज किया तो ये ब्लेंड होगा। दिख रहा है डिफरेंस? जीरो। अब अगर मैं और व्हाइट पॉइंट को क्लियर करूं, ये देखो, तो नॉर्मली हम ग्रेजुएट फिल्टर एक स्पेसिफिक एरिया को भी, जैसे अब ये हो गया कपल, चलो ये कई जगह काम आएगा, मगर ग्रेजुएट फिल्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ना, टॉप टू बॉटम और जहां तक लाइंस है, ये पूरे उतने एरिया में वर्क करेगा। ये क्योंकि ये टॉप से एनक्लेव लेगा सेंटर पॉइंट को। ये देखो, पॉइंट शिफ्ट करोगे, ये 3 पार्ट पे डिवाइडेड है। ये है आपका जो फर्स्ट पोर्शन है, ये अराउंड 100 to 50 एंड 50 to 0, ये ग्रेजुएटली ड्रॉप है। इस पे कोई स्टार्ट लाइन नहीं है, आप इस पे ये नहीं दे सकते, डेरिवेशन नहीं देख सकते कि ये ग्रेजुएट है, मतलब ग्रेजुअली ये ड्रॉप लेता है। आप इस पे कोई भी डायरेक्ट ये नहीं दे सकते हो कि इतना पोर्शन चाहिए। आप इस पे बस एक ही काम कर सकते हो, लाइंस छोटा कर सकते हो, एरिया कम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। 100 to 50, 50 to 0, ठीक है? क्लियर हुआ अब ये चीज कि 3 लाइंस का रेशियो क्या है? क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बिल्कुल। थोड़ा सा है, मगर इसको कंट्रोल, अब जैसे, हाँ ये देखो, अब हम आ गए कलर्स पे। कलर्स हम 2 तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, या तो आप कलर ले लो, और वो कलर को सिलेक्ट करो, ये एरिया। अब ये एरिया के सैंपलिंग के अकॉर्डिंग वो कम ज्यादा करेगा।
ये भी वही काम कर रहा है, या तो हाइलाइट्स इंक्रीज कर रहा है या ब्लैक को मर्ज कर रहा है, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं करेगा। ये या तो हम कलर्स अगर ऑफ भी कर देते हैं, चलो नो कलर्स, अब ये उतने से सैंपल पॉइंट पे वर्क करेगा जहां से मैं सैंपलिंग लूंगा। अब कलर नहीं है मेरे पास, सैंपल नहीं, यहां कलर डालोगे आप तो ये कलर सैंपलिंग का रेंज बताएगा, और यहाँ ऑफ रखोगे तो जो भी आप सैंपलिंग लोगे, ये आपका कलर एरिया होगा। अब ये देखो, ये एरिया मैंने सिलेक्ट किया, ये उससे मैच ही नहीं करता, तो ये अब न्यूट्रल करेगा, ये जोन से बाहर चले गया, दिख रहा है, ये जोन के अंदर आ गया। अब जिस जोन को आपको जैसे चेंजेस देने हैं, ये हमारे गिवन जोन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। ये सैंपलिंग, कलर का सैंपलिंग करके आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करोगे, सपोज मैंने यहाँ सैंपल दे दिया, ये बेसिक उसने सैंपल ले लिया टॉप, अब ये जो भी चेंजेस करोगे ये सैंपल के अकॉर्डिंग वो चेंजेस देगा आपको। हुआ क्लियर ग्रेजुएट फिल्टर? कोई डाउट्स है तो एक बार फिर से पूछ सकते हो। आगे चले नेक्स्ट पे। यस सर। कोई डाउट्स है किसी को, पूछ सकते हो बिल्कुल। थोड़ा सा मालूम है कि प्रैक्टिस जब तक करोगे नहीं तो क्लियर नहीं होगा ये चीज, बट बेसिक ग्रेजुएट फिल्टर का वर्क यही है कि आप अपने डिजायर्ड के हिसाब से गिवन स्पेस पे ग्रेजुएट्स को वर्क कर सकते हो। सो नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं रीसेट। रेडियल, रेडियल बेसिकली क्या करता है, आपको जो ग्रेजुएट आपको टॉप टू बॉटम 3 लाइंस पे वर्क करता है, रेडियल राउंड सर्कल पे वर्क करता है। इस पे भी वही चीज है, बट अब ये गिवन सर्कल पे काम करेगा। इस पे 2 ऑप्शन है, इन्वर्ट करोगे तो इनर लेयर पे आउटसर्क करेगा, और आउट करोगे तो अनचेक करोगे तो आउटवर्ड लेयर पे काम करेगा। और ये फेदर है मर्ज करने का, जितना आप फेदर कम करोगे, जितना आप फेदर बढ़ाओगे, उतना ही क्लोज टू मर्ज आएगा। इस पे भी रेंज वैसे ही काम करता है। सी, जो एरिया पॉइंट ऑफ कलर सैंपलिंग लोगे वो उसको क्लोजली उसी के इवनली स्प्रेड करने की कोशिश करेगा। लुमिनेंस सेम तरीके से काम करेगा। ये मेरा लुमिनेंस चार्ट आ गया है, ये देखो, ये मास्क एरिया है, ये कलर्स डिट्रैक्ट कर रहा है, सबट्रैक्ट कर रहा है, ये व्हाइट्स को सबट्रैक्ट कर रहा है, ये देखो ब्लैक्स को मेंटेन कर रहा है, ये ब्लैक्स को सबट्रैक्ट कर रहा है, व्हाइट्स को मेंटेन कर रहा है। तो बेसिकली ये रेंज का काम ये होता है, हमारा जो ब्लैक व्हाइट मिडटोन है इसको वर्कआउट करने का। सो नॉर्मल अगर हम सेंटर ब्लर लेते हैं या रेडियल ब्लर लेते हैं, हमारे पास एडजस्टमेंट का वही ऑप्शन है, ये डार्क आउट इफेक्ट है। अब फेदर्स आप जितना इधर बढ़ाओगे सेंटर में, उतना ही सेंटर क्लियर दिखेगा, जितना फेदर्स इनसाइड बढ़ाओगे उतना ही मर्ज आउट वो आउटर पे दिखेगा। आप इंक्रीज कर सकते हो इसको, डायमीटर को, ये इस तरीके से आप डायमीटर इंक्रीज एंड डिक्रीज करके आप एरिया ऑफ पैटर्न, ये देखो शैडोज इंक्रीज कर सकते हो। तो
बेसिकली रेडियल ब्रश जो रेडियस आप लोगे राउंड में उसके आसपास का वर्क, आउटवर्ड अगर इनवर्ट चेक नहीं करोगे तो आउटर लेयर पे वर्क करेगा, अगर इनवर्ट चेक करोगे तो इनर लेयर पे वर्क करेगा। और बेसिकली फेदर्स होता है पॉइंट ऑफ डिफ्यूजन, कितना आप सॉफ्ट मेंटेन करना चाहते हो, कितना उसको एकदम टिपिकल रखना चाहते हो। अब ये देखो टिपिकल मैंने रख दिया तो ये टिपिकल हो जाएगा। अब रेंज जैसे ही बढ़ाऊंगा तो ये सॉफ्टली ग्रेजुअली ग्रोथ देगा। क्लियर हुआ? रेडियल ब्रश, रेडियल मतलब रेडियल फिल्टर क्लियर हुआ? यस सर। उसके बाद आते हैं ब्रश लेयर। ब्रश लेयर बेसिकली लेयर है हमारा जिसपे हम गिवन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ब्रश लेयर है। मैं मास्क ले लेता हूँ। ये ब्रश का साइज है। ये ब्रश के साइज के लिए है। ये फेदर जोन है और ये फ्लो है। हमारा फ्लो कितना हार्ड रहेगा, कितना सॉफ्ट रहेगा, ये उसके ऊपर है। और ये डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब ऑटो मास्क हमको कितना दिखना चाहिए और नहीं दिखना चाहिए। चलो इस इमेज पे वर्क कर लेते हैं। तो ये मेरा गिवन एरिया सिलेक्ट हो गया है। अब मैं उसी गिवन एरिया में एक्सपोजर, टिंच, शैडोज, हाइलाइट्स जो भी है, जो भी मेरा गिवन एरिया सिलेक्टेड है उसी पे ये वर्क करेगा। बेसिकली आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे वर्किंग करना है तो इजीली, अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप चेंज कर सकते हो। डुप्लीकेट भी कर सकते हो। फिर से एक बार देखिए तो एक चीज याद रखना, जब भी आप फेदरिंग करोगे ना तो ये याद रखना, ये जो एरिया है इसके कंपैरेटिवली ये एरिया ये एरिया है, ये एरिया
आउटर एरिया ऑलवेज, इनर एरिया जो रहेगा आपका वो मोस्ट डेंसिटी देगा और आउटर एरिया आपका सॉफ्ट एजिंग देगा। तो ये आप गिवन एरिया पे इजीली वर्किंग कर सकते हो। अब वही चीज है, कलर बेसिस पे ये कम ज्यादा करेगा, या फिर लुमिनेंस बेसिस पे। ये आपका लुमिनेंस क्लिप दिखा दिया, देखो ये एरिया ऑफ मास्क आपको दिखा दे। आपको कभी भी आपका मास्क चेक करना है कि मास्किंग कितना हुआ है, आप जैसे ये एरिया, अब इसको आप सीधा लुमिनेंस को ऑन कर लेना और ऐसा मास्क देख लेना कि आप मास्क, आप नॉर्मली जब भी मास्किंग करते हो लुमिनेंस को ऑन करके आप आराम से मास्किंग कर लो पहले, और शो लुमिनेंस मास्क कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इस पे इरेजर का ऑप्शन दिया हो, ये इरेज करो, ये इरेज कर सकते हैं एरिया ऑफ इरेजर। ये ब्रश, फिर बैक टू ऑफ करके नॉर्मल आ सकते हो। तो आपका मास्क एरिया सिलेक्ट हो गया, अब आप जो भी एडजस्टमेंट चाहे उस गिवन एरिया में इजीली कर सकते हो। हुआ क्लियर मास्किंग ब्रश का? ब्रश से हम कैसे मास्क कर सकते हैं एरिया को? Yes, sir. सो नॉर्मली आज हमने जो है समझा है ये बेसिक एडजस्टमेंट, मतलब ग्लोबल एडजस्टमेंट्स, लोकल एडजस्टमेंट, जो भी हम गिवन एरिया के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो होता है हमारा बेसिक सिलेक्शन लेके वर्क करते हैं, वो हो जाता है हमारा लोकल एडजस्टमेंट। तो बेसिकली आज हमने किया लोकल एडजस्टमेंट पे वर्क। कभी भी लोकल एडजस्टमेंट करने के बाद डन कर देना, तो फिर बैक टू ग्लोबल एडजस्टमेंट पे आ जाएगा ये बेसिक वर्किंग पे। क्लियर हुआ? कोई डाउट्स? कोई डाउट्स?
पूछ सकते हो आप लोग, कोई भी डाउट्स हो तो। राजीव, रुबन, नीलकमल, मोहित, मनीष, कोई भी डाउट्स हो पूछ सकते हो आप लोग। सर बेसिकली हम लोग इसको बैच प्रोसेसिंग के लिए कभी कभी जब जरूरत ज्यादा काम करना रहता है और कम समय रहता है तब यूज करते हैं, बट इंटेंसिव टास्किंग के लिए हमेशा हम लोग फोटोशॉप का रॉ में ही काम करते हैं या फिर बेसिकली नहीं फोटोशॉप पे देखो, ही काम। आपको एक चीज बता रहा हूँ, बैच प्रोसेसिंग नहीं। अभी तो हमने जो ब्रशेस देखे हैं ना, ये स्पेसिफिक टारगेट एरिया पे वर्क करने के लिए हो गया, ठीक है। आप पूरा इमेज को ही बिना फोटोशॉप, देखो फोटोशॉप और बेसिकली जो हमारा लाइट रूम है, इस पे बेसिक दो डिफरेंस में समझा देता हूँ। आज का तो हम यहीं पे क्लास अप करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, ताकि ये आज है ग्लोबल एडजस्टमेंट। कितने जने ग्लोबल एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली यूज करते थे? मुझे लोकल एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली यूज करते थे, एडजस्टमेंट। सर पहले मैं यूज करता था, बट जब से रॉ एडिटर में हाथ बैठा इसके बाद से इसको मैंने छोड़ ही दिया था। बट बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, रॉ एडिटर में आप जेपेग के साथ वर्क नहीं कर सकते हो, इस पे आप जेपीजी पीएसडी तक पे वर्क कर सकते हो और मास में इमेजेस पे वर्क कर सकते हो। जैसे आप 4 फोटोज है आपके रॉ इसमें, ठीक है, तो हाँ रॉ एडजस्टमेंट से आप इजीली वर्क कर सकते हो। तो बेसिकली जो लाइट रूम बना है वो होता है मास वर्क के लिए 101%। बट कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में भी अगर आप सिर्फ जेपेग इमेजेस है, फिर जेपेग इमेजेस है, या आपको क्विक रिटच करना है, तो लाइट रूम वन ऑफ द बेस्ट वर्किंग मॉड्यूल्स है हमारे पास। तो आज का सेशन तो मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे। ये हेल्पफुल तब होता था जब एक ही लाइट कंडीशन में, सपोज कभी रिसेप्शन में एक ही शॉर्ट बॉक्स ला के एक ही लाइट कंडीशन में खींचा हुआ फोटो है और सब में एक ही करेक्शन लगना है, तो एक को करेक्ट कर दिया करेक्शन और लगभग सब ने इम्प्लीमेंट कर दिया उसको, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल था। बट अगर इंडिविजुअली एक एक फोटो को रिटच करना होगा या करेक्शन करना होगा तो उसके लिए फिर वो फोटोशॉप में करना फोटोशॉप है पड़ता। वो, इसीलिए तो देख, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप।